हेलो गाइस, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की। बट इंडिया में इनकम टैक्स किस तरीके से काम करता है, कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है उसे, उसके अंदर कितने बोर्ड आते हैं और वो बोर्ड किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका रेगुलेशन है एंड द वे ऑफ वर्क उनका किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ। इनकम टैक्स का हम यहाँ देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ, जिसके अंदर बात हम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। जैसा कि सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को राइट्स दिए हैं कि सारी जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब के ऊपर नज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना के रखता है। उनके अंदर जो बोर्ड आते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, अगर वहाँ पे कहीं लूप होल्स दिख रहा है तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करता है, फर्दर उसने दो बोर्ड का निर्माण किया है। एक है CBDT, आपका CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर ये बात कर रहा है डायरेक्ट टैक्स की। एंड दूसरी जो इसका बोर्ड है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम, जो कि बात करता है इनडायरेक्ट टैक्स की। अब हम फर्दर एक यहाँ पे चीज़ें जानते हैं कि टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट की, तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स ले लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में मैं बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में आपकी इनकम टैक्स आ गई। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं बात करूँ तो कंज्यूमेबल गुड्स की बात करूँगा, जो कंज्यूमर जाके दुकान से खरीदता है। अब डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स किस तरीके से, जैसे आपको इनकम, आप कहीं से सैलरी अर्न कर रहे हैं, आपने जॉब किया, सैलरी अर्न की है, वो सैलरी फॉर द इंडिविजुअल क्या है, वो इनकम है। तो उस इनकम के ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है वो तो डायरेक्टली चार्ज होता है, इसीलिए इनकम टैक्स हमेशा डायरेक्ट में आता है। और हमारी जो भी पूरी वार्तालाप होगी, जो भी हमारा कन्वर्जेशन होगा, वो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है। एंड जो दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, उसे मेंटेन कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। और यहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स की बात हो रही है। जैसे एज अ कंज्यूमर अगर मैं दुकान से कोई चीज़ परचेस करता हूँ तो उस गुड्स का जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, ऑलरेडी उस प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड है, बट वो कैसा है, इनडायरेक्टली इंक्लूड है। इसीलिए कंज्यूमेबल गुड्स हमेशा इनडायरेक्ट में आता है और डायरेक्ट में आपका एग्जाम्पल आता है टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। कैसा होता है आपका, प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो आप प्रोग्रेसिव नेचर का बोल सकते हैं। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ये कैसा होता है, ये होता है रिग्रेसिव इन नेचर। ये होता है आपका रिग्रेसिव नेचर का। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव नेचर कैसा होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम कम तो कभी नहीं होती, इनकम हमेशा बढ़ती है, ये हम सब जानते हैं। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसी तरीके से आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए हम इसे प्रोग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। और रिग्रेसिव इन नेचर की जब हम बात करें तो वो फिक्स होता है, क्योंकि आप जब दुकान पे कुछ आप गुड्स खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चॉकलेट का एग्जांपल लेता हूँ। आप दुकान पे जा रहे हैं चॉकलेट खरीदने, तो वो चॉकलेट आपको भी 1 रुपये की मिलेगी, दूसरों को भी 1 रुपये की मिलेगी। तो इसके लिए ये क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है और ये प्रोग्रेसिव होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे इंडिया में जो टैक्स का, जो इनकम टैक्स की बॉडी बनाई गई है, जिस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, जिस तरीके से चार्ज किया जाता है, ये एक छोटा सा विवरण है उस चीज़ का। अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि इनकम टैक्स इंडिया में इम्पोज कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे किया जाता है, या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और सेक्शन की बात किस तरीके से किस यूनिट में की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए आर्टिकल, एक मिनट मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा हाईलाइट कर पाऊँ चीज़ों को। अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 246 की बात कर रहा है और शेड्यूल 7 की बात कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो आपका इनकम टैक्स की चीज़ें हैं, सब्जेक्ट जो ऑफ लॉ है, जो सारी लॉ रिलेटेड है, वो चीज़ों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो 3 कैटेगरीज क्या है, जो 7 शेड्यूल में जो लॉ है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो 3 कैटेगरी क्या है, पहला बात कर रहा है आपकी यूनियन लिस्ट के बारे में। अब यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, अंदर एंट्री नंबर 82 में सारे इनकम टैक्स रिलेटेड जो लॉज हैं उसकी बात की गई है, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, और वो चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पर वही चीज़ बेसिकली कहना चाहता है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम हो रही है उनके ऊपर किस तरीके से टैक्स चार्ज करना है, वो सारी लॉ, वो सारे सेक्शन, वो सारे रेगुलेशन की बात कर रहा है यूनियन लिस्ट, और वो भी किसमें, एंट्री नंबर 82 में। तो अब सर आपके मन में एक डाउट आएगा कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया तो एग्रीकल्चर इनकम की बात कहाँ पर हो रही है। तो एग्रीकल्चर की बात स्टेट लिस्ट कर रहा है एंट्री नंबर 46 में, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी इनकम की बात कर रहा
था और यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा है। अब कुछ चीज़ें आती हैं जो आपकी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती और यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं होती, तो उन चीज़ों को लिस्ट किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की बात आ रही है, इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है, आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं और भी जो बॉडीज़ हैं उन सबको डाला गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। एंड ये सब कुछ 7th शेड्यूल के अंदर में आता है। तो ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल 7 के अंदर ये 3 लिस्ट बना दी गई है। ये मैं बेसिकली आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आप जब इस चीज़ों को कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। एंड एक चीज़ और यहाँ पे जनरल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कोई मुझे बता सकता है करंट में आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? एनी गेसेस? अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस समय जो हैं वो मिसेस निर्मला सीतारमन जी हैं। निर्मला सीतारमन। आपने इन्हें देखा होगा कई बार, न्यूज़ में आपने लगाया होगा, तो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस बिल पास होता है तो निर्मला सीतारमन जी ही उस बिल को पेश करती हैं। उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट की बात होती है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप नेट का अटेम्प्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अगर आप सेट का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप जनरल नॉलेज के लिए ये एक चीज़ देख सकते हो, बट आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर, आप एक बार इसको देख लीजिए एंड इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एंड फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में मैं चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में करवाता हूँ आपको, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। तो चलिए गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा हम और बेसिक में थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है। अभी आपके टैक्स लॉ के बारे में मैंने बता दिया कि किस किस यूनिट्स के अंदर, किस किस सेक्शन के अंदर उसकी बात की गई है, ठीक है। शेड्यूल 7 भी हमने पूरा डिटेल में देख लिया। अब हम बात करते हैं टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। इनकम टैक्स हमारा एक्ट कब आया था? 1961 में आया था। उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट तो आ गया, अब एक्ट के अंदर जो रूल्स की बात की गई वो उसके नेक्स्ट ईयर यानी 1962 में बात की गई। एंड उसके बाद सर्कुलर आया एंड उसके बाद नोटिफिकेशन आया। लाइन वाइज हम जाते हैं चीज़ों को। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोल रहा है हमें? ये कह रहा है कि कवर द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में अगर किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स किस तरीके से लेवी करेगा, उस चीज़ों के बारे में बात, वो चीज़ें कवर की गई है, उन चीज़ों के बारे में बात की गई है इनकम टैक्स 1961 में। फिर 1962 में क्या आया? तो नाम ही बता रहा है कि इनकम टैक्स रूल की बात की गई है। यहाँ पे उसने बताया कि किस इंडिविजुअल पर्सन पे लेवी होगा, यानी फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि ये पर्सन XYZ है, ये टैक्स भरेगा, ये एक्ट इसके ऊपर लेवी हो रहा है। बट रूल्स क्या है, किस तरीके से? तो ये क्या है? फॉर्मुलेटेड बाय CBDT। हमने पीछे ही मैंने बताया, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, एंड अगर किया जा रहा है तो किस जो स्लैब्स बने हैं, टैक्स के रेट के जो स्लैब्स बने हैं वो बराबर उस तरीके से उसी क्राइटेरिया में काउंट हो। इसका ध्यान कौन रख रहा है? इनकम टैक्स रूल्स 1962। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर अगेन CBDT, यहाँ पे जब वो इनकम टैक्स रूल को वही मैंडेट कर रही है तो जो सर्कुलर है उसे भी CBDT ही इशू करती है। अब वो सर्कुलर किस चीज़ है? इशूड बाय CBDT टू क्लेरिफाई। क्या क्लेरिफाई करना चाहता है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट मोड में हम कह सकते हैं कि एज ए इंडिविजुअल पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जो टैक्स रिलेटेड पर्सन है, जो टैक्स फॉर एग्जांपल ऑडिटर हो गया, आपका अकाउंटेंट हो गया, आपके CA हो गए, इन सभी को तो ये टर्म पता है क्योंकि उन्होंने उसी के बारे में एजुकेशन ली है। बट ये CBDT क्या करता है? सर्कुलर जारी करता है उन इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो लोग टैक्स भर रहे हैं बट उनके उसके बारे में उन्हें डिटेल पता ही नहीं है, तो उनको ये क्या करता है? उसका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविज़न वो उनको बताने के लिए वो सर्कुलर इशू करता है। और कौन इशू करता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड लास्ट आता है नोटिफिकेशन। अगेन ये भी CBDT करता है, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ भी होगा सब कुछ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही करेगा। तो क्या है? इशूड बाय CBDT टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, मेक एंड अमेंडमेंट रूल्स। अगर किसी भी एक्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अमेंडमेंट लाने हैं, तो ये सब के बारे में कुछ चीज़ें इशू हो रही है, तो उसका नोटिफिकेशन भी हमें CBDT ही इशू करता है। अब ये अमेंडमेंट कहाँ होता है वो मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल जब प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें सारी चीज़ें अमेंडमेंट जो पिछली वाली हैं वो सारी चेंजेस करके इसके अंदर रखी जाती हैं। एक चीज़ और आप समझिए यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, इनकम टैक्स। अब जैसे इनकम ना हमें 5 तरीके से मिलता है,
यहाँ मैंने ग्रॉस टोटल इनकम चार्ट मेंशन कर दिया है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकम जो है हम 5 तरीके से अर्न कर सकते हैं। एक सैलरी के थ्रू, अगर हमें सैलरी मिल रही है तो वो। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारी कुछ हाउस प्रॉपर्टी, हमारा कुछ घर है, हमने उसे बेच दिया है, उसके थ्रू जो हमें इनकम जनरेट हो रही है वो। तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशनल, आप कोई प्रोफेशनल बंदा हो, जैसे सीए की हम बात करें या फिर हम एमबीए वाले मैनेजर्स की बात करें, वो पर्सन हो गए, या तो कोई बिजनेस हो आपका, तो बिजनेस होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ऐसे पर्सन इस चीज़ के अंदर आते हैं, तो उनको भी जो प्रॉफिट होता है वो उनके लिए इनकम ही है, तो वहाँ की बात करता है। चौथा आता है आपका कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन इन द सेंस कैसे मैं कहूँ आपको, फॉर एग्जांपल मैं ओनर हूँ किसी बिजनेस का, मेरा गुड्स है कि फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट बैट बनाता हूँ, तो क्रिकेट बैट जो मैं बेच के कमा रहा हूँ तो वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया, ये तीसरे पॉइंट में कवर हो गया, क्योंकि ये मेरे गुड्स हैं, मैं गुड्स को बेच के अगर कुछ अमाउंट कमा रहा हूँ तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया, वो थर्ड चीज़ में आ गया। बट कैपिटल गेन की बात क्या कर रहा है, मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचा जो मेरा गुड्स नहीं है, मैं रेगुलरली नहीं बेचता। फॉर एग्जांपल मेरी कुछ मशीनरी थी जो बेड बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा था, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी वो ओल्ड हो चुकी है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बेच दिया और उससे जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे आ गया। तो कैपिटल गेन वो मैं हमेशा नहीं बेच रहा, वो मेरा गुड्स नहीं है, अगर वो मैं हमेशा बेचता तो वो मेरा गुड्स में आ जाता और ये चीज़ थर्ड में काउंट हो जाती। तो कैपिटल गेन एक तरीके से आप उस चीज़ को समझिए। एंड पाँचवा जो इन चारों में इंक्लूड नहीं होता है वो चीज़ आ जाती है आपके पाँचवें में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आपने रेंट पे दे दिया, तो उसके थ्रू आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो ऐसी सारी चीज़ें आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल अब इन सब का आपको कुछ अमाउंट मिल जाता है, जब मैं आपका इनकम कैलकुलेट करता हूँ एज ए फॉर एग्जांपल ऑडिटर, एज ए सीए में अगर आपका इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो पहले मैं इन पांचों क्राइटेरिया के हिसाब से आपका सारा अमाउंट लिख लूँगा। इसमें जो अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट है, जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है उसे मैं हटा दूँगा, एंड उसके बाद में एग्जाम्पशन हटाने के बाद सारे अमाउंट को मैं लिख लूँगा, और इसका जो टोटल आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आपका आए, ठीक है, यानी मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जो आपका इसका टोटल निकलेगा उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से लेस होता है, इसमें से लेस क्या होता है आपका डिडक्शन। आपका लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80U। 80C एंड 80D के अंदर जो डिडक्शन आते हैं वो डिडक्शन आप लेस करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से, तब आपको जो मिलता है वो आता है आपका टोटल इनकम। एंड ये जो टोटल इनकम का अमाउंट आएगा बेसिकली इसी के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपका ये 5 इनकम में आपने डिवाइड कर दिया, एग्जेम्पशन हटाने के बाद इन पाँचों में डिवाइड कर दिया, टोटल आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, उसमें से आपने लेस कर दिया डिडक्शन, जो बेनिफिट आपको डिडक्शन मिल रहे हैं 80C यानी 80U के अंदर, उसके बाद में आता है आपका टोटल इनकम अमाउंट। और ये जो टोटल इनकम अमाउंट आया है उसी के ऊपर आप टैक्स भरेंगे, क्योंकि सारा एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन सब कुछ लेस होने के बाद। तो हमने यहाँ पे टैक्स लॉ के हमने कंपोनेंट देख लिए, मैंने आपको ग्रॉस टोटल इनकम की सारे किस किस हेड में कैसे चीज़ें कैलकुलेट होती है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। एंड इसके पहले हमने कुछ टर्म्स देख लिए। एंड लास्ट में अब एक फाइनल स्लाइड में आपको थोड़ा सा असेसी क्या होता है या असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए, एंड लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। एंड इसके बाद एक फाइनल स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगा, एंड उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलो गाइस, आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड अब हम थोड़ा सा बात करेंगे असेसमेंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, असेसी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और पर्सन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल से यहाँ पे मैं चीज़ों को आपको थोड़ा समझाऊंगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी करंट में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, तो हमेशा याद रखिए फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ होता है, मार्च को होता है। और अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 1 अप्रैल से हमारा ये स्टार्ट होगा, 2024 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 ये होगा इसका स्टार्टिंग पीरियड। एंड 31 मार्च, लेकिन कौन सा, 2025 का, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर करंट में जो चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ अर्निंग करता हूँ, मेरी समझिए एक कंपनी है, एंड ये पूरे साल 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक अगर मैं कुछ अर्निंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे समझिए मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, ये पूरा मेरा अर्निंग पीरियड है।
तो जिस पीरियड में मैं अर्निंग कर रहा हूँ उस पीरियड को कहा जाता है प्रीवियस ईयर। और इसका नेक्स्ट वाले की जब हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, स्पेस नहीं है। जब इसका नेक्स्ट वाले की मैं बात करूँगा, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 की, ये मेरा क्या होगा, ये असेसमेंट ईयर होगा। यानी प्रीवियस ईयर में मैंने जो प्रॉफिट कमाई है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर होगा, एक्चुअल में यहाँ पे मेरा असेसमेंट होगा। अभी तो मैं कमा रहा हूँ ना, कमाने के बाद जब मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाऊँगा तब वहाँ पे मेरा असेसमेंट होगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था, मुझे कितना टैक्स भरना है, तो उसे ही कहा जाता है असेसमेंट ईयर। तो आप असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट याद रखिए। असेसमेंट ईयर वो ईयर जहाँ पे हम असेस करते हैं सारी अपनी इनकम को और उसके हिसाब से जब हम टैक्स निकालते हैं उसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल देके आपको समझाया। फिर भी एक बार आप प्रीवियस ईयर को आप जानो, प्रीवियस ईयर है क्या। ये सेक्शन 234 के अंदर आता है एंड ये सेक्शन 29 के अंदर आता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर इंक्लूड सेक्शन 234 के अंदर आता है, लेकिन जो इसका डेफिनेशन दिया गया है, जो इसकी मीनिंग की बात की गई है, तो वो सेक्शन 3 में बात की गई है। अब वो क्या कहा गया है, एक बार देखते हैं इसको। प्रीवियस ईयर मीन्स एज पर सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। वही बात हो गई कि जो आपका प्रीसीडिंग ईयर था, जो आपका ईयर रन कर रहे थे, जिसमें आप प्रॉफिट कमा रहे थे, एग्जैक्ट उसके बाद की बात कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ईयर इन विच इनकम इज अर्न। अगेन वही इनकम आप यहाँ पे ही अर्न कर रहे हैं, तो यही आपका प्रीवियस ईयर होगा। मैंने ऊपर समझा दिया, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर हो गया। एंड नेक्स्ट ईयर जहाँ पे आप असेस करने वाले हैं चीज़ों को, क्योंकि कंप्यूटेशन करने वाले हैं, वो हो गया आपका असेसमेंट ईयर। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम जनरेट करें, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर उसका अगला साल जहाँ पे हम चीज़ों को असेस करने वाले हैं, अपने इनकम टैक्स को, अपने इनकम को कंप्यूट करने वाले हैं। अब आते हैं तीसरा, असेसी, सेक्शन 27 के अंदर। असेसी कौन होता है, तो असेसी एक पर्सन होता है। असेसी एक पर्सन होता है जिसके इनकम के ऊपर हम टैक्स चार्ज करने वाले हैं, उसे कहा जाता है असेसी। तो असेसमेंट ईयर में जब हम असेस करते हैं इनकम टैक्स को, तो किसके इनकम को हम असेस करते हैं, जिस पर्सन के इनकम को हम असेस करते हैं असेसमेंट ईयर में, उसे ही हम कहते हैं असेसी। तो असेसी एक पर्सन होता है। बट अब पर्सन कौन होता है, तो पर्सन की भी बात की गई है सेक्शन 231 में। अब पर्सन कौन हो सकता है, पर्सन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, एक आपका जुरिस्डिक्शनल पर्सन के अंदर भी आ गया, वो भी बंदा हो सकता है। ये आपकी कोई कंपनी ले ली, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इंडिविजुअल कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आता है पर्सन के अंदर। तो असेसी एक पर्सन होता है, लेकिन पर्सन कौन हो सकता है, तो ये सारे लोग पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा चीज़ देखिए, यहाँ पे तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या, प्रीवियस ईयर जहाँ हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, असेसमेंट ईयर हम नेक्स्ट ईयर असेस करें। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें असेसमेंट यानी प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है, यानी हम यहीं पे इनकम अर्न कर रहे हैं इसी साल, और इसी साल हमारा असेसमेंट भी हो रहा है। क्यों इस साल हो रहा है वो हम देखते हैं। कुछ ही केसेस ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 सेक्शन के बारे में बात की गई है। अब पहला क्या बोल रहा है, सेक्शन 172 इसके अंदर आ रहा है। पहला क्या बात कर रहा है, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग, यानी एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसको इनकम जनरेट हो रही है शिपिंग से, तो वो जहाँ पे अर्न कर रहा है इसी साल अर्न कर रहा है, इसी साल उसे असेस करके उसको भरना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। सेक्शन 174 किस बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 174 बोल रहा है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया एदर परमानेंटली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया में अर्निंग कर रहा है और इसी साल उसने अर्निंग की इसी फाइनेंशियल ईयर में, बट वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, या तो परमानेंटली जा रहा है या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहा है। तो एक बार अगर वो चला गया तो हम उससे टैक्स कैसे लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो नेक्स्ट ईयर आएगा कि नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ईयर उसका असेसमेंट नहीं करेंगे हम, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जो ईयर चल रहा है प्रीवियस ईयर में ही हम उसका असेसमेंट कर लेंगे। तो इस केस में भी आपका जो प्रीवियस ईयर है इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, ये दोनों ही बन जाता है। तो पहला केस शिपिंग वाला हो गया, दूसरा केस रेसिडेंट छोड़ के जा रहा है। तीसरा देखते हैं 174A की बात की, यहाँ 174 था, यहाँ 174A की बात की गई है। इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके इनकम की बात कर रही है, या
किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें या फिर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन, कानून के अंतर्गत आ रहा है, एक लीगल एंटिटी हम बोल सकते हैं, फाउंड बाय शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे पीरियड के लिए बनाया गया है। तो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी किसी रूल्स के अंदर कोई बॉडी बनाई गई है एक छोटे से पीरियड के लिए, तो फिर सीधी बात है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, तो वो हो सकता है उसी ईयर में क्रिएट हो एंड उसी ईयर में डिसॉल्व कर दिया जाए। इसीलिए इस केस में भी हमारा प्रीवियस ईयर ही जो है असेसमेंट ईयर बन जाएगा। सेक्शन 175 क्या कर रहा है, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू अलाइनेट हिज असेट्स विथ अ व्यू ऑफ अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। तो साफ साफ यहाँ पे अपना पर्सन जो है वो अवॉइड करना चाह रहा है टैक्स को, तो ये तो सेंटेंस ही पढ़ के आपको समझ में आ गया है कि उसको यहीं पे चार्ज करना पड़ेगा। सेक्शन 176 क्या बात कर रहा है, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। नॉर्मली हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो बिजनेस होता है वो लॉन्ग पीरियड होता है, कंटिन्यूस इन नेचर होता है, तो कंटिन्यू मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए जाएगा, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो डिसकंटिन्यूड होने वाला है, यानी अगले साल तक शायद वो चले ही ना, इसी साल शायद वो बंद हो जाए, तो हम अगले साल तक तो उसका वेट नहीं कर सकते ना कि हम जाएँ उसका टैक्स चार्ज करें, देन वो कहे कि हमारी कंपनी बंद हो गई है, हम बैंक करप्ट हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का लॉस है ना। तो इस केस में भी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर माना जाता है और यहीं आपका असेसमेंट होता है, इसी ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देख ली। मैंने आपको पूरा लॉ किस तरीके से इंडिया में काम करता है, इनकम टैक्स का कंपटीशन हम किस हेड्स के अंदर करते हैं एंड किस स्टेट वाइज किस यूनिट में इसकी बात की गई है, सेक्शन वाइज मैंने चीज़ें बताई एंड पांचों मैंने हेड्स ऑफ इनकम बताए, उनका कैसे टोटल इनकम होता है, ATC ATU के अंदर कैसे आपको डिडक्शन हटा के आपको टोटल इनकम जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद में मैंने आपको असेसमेंट बता दिया, प्रीवियस ईयर बता दिया, मैंने आपको असेसी का कॉन्सेप्ट बता दिया एंड पर्सन का कॉन्सेप्ट बता दिया। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जहाँ पे प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाता है। वो भी 5 कंडीशन है, 172, 174, 174A एंड 175 एंड 176। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम बात करेंगे तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन इंडिया का तो है बट इंडियन रेसिडेंट की क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, वो हम रेसिडेंशियल स्टेटस में देखेंगे एंड उसी के हिसाब से हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देखेंगे और एक एक डिडक्शन को धीरे धीरे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे तो हम एग्जेम्पशन और डिडक्शन को भी एकदम बारीकी से एकदम जानेंगे उससे। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड आप लोग इसका भी चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।